नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं न तो प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के बारे में बात करने वाला हूं और न ही दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के बारे में। आज मैं इस देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ा जो सामाजिक ताना बाना है, बड़ा अस्त व्यस्त है। चूंकि यहाँ पिछले 23 साल से बल्कि 22 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी में इन 22 सालों में यानी 2003 में उमा भारती यहाँ पर मध्य प्रदेश की 15वीं मुख्यमंत्री बनी थी। तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार को अपदस्थ करके तब से लेकर के अब तक यानी कि आज हम 2025 में आ चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन इन 22 सालों में मध्य प्रदेश का जो सवर्ण तबका है, जिसमें राजपूत भी हैं, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जिसमें दूसरी अपर कास्ट के भी लोग हैं, वो सत्ता में भागीदारी के लिए तरस रहे हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय आप देखेंगे कि जातीय जनगणना जैसा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को की संवेदनशीलता को समझा, दूरदृष्टि दिखाई और उमा भारती को, जो ओबीसी वर्ग से आती हैं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश की वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो मुश्किल से 259 दिन 259 डेज ही मुख्यमंत्री रह पाई। उनके ऊपर एक पश्चिम बंगाल में एक आपराधिक मामला दर्ज था, उसमें उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था। तो नैतिकता के आधार पर उनसे भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन जो हाईकमान थी, उसने त्यागपत्र ले लिया, त्यागपत्र उनसे ले लिया गया। तो ये उमा भारती का दुर्भाग्य था या मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य, ये तो आज समीक्षा का विषय नहीं है। लेकिन वो पहली और आखिरी महिला मुख्यमंत्री अभी तक की मध्य प्रदेश की रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो उमा भारती का उत्तराधिकारी चुना, वो भी पिछड़े वर्ग से थे और माननीय बाबूलाल गौर थे। बाबूलाल गौर बड़े लोकप्रिय और बड़े सहज भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे, जमीन के नेता थे। लेकिन उन्हें भी 1 साल 98 दिन तक ही मुख्यमंत्री पद पर रहने का मौका मिला। उनका विरोध खुद उमा भारती ने करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि शायद उमा भारती को ये कहा गया था कि जब वो अदालत के मामलों से दोष मुक्त हो जाएंगी तो उन्हें वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। लेकिन हाईकमान ने अपना वादा शायद नहीं निभाया और उनकी इच्छा के विरुद्ध बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाए रखा। तो जब उनका प्रबल विरोध हुआ तो बाबूलाल गौर को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और अचानक उनके उत्तराधिकारी के रूप में 2005 में 29 नवंबर 2005 में शिवराज सिंह को केंद्र से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 10 साल मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के रूप में, सफल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बल्कि 10 साल क्या मैं कहूँ कि उन्होंने टोटल जो काम किया वो 13 साल 17 दिन किया है। उन्हें 2008 का इलेक्शन का सामना करना पड़ा, उन्हें जीता उन्होंने। 2013 का विधानसभा का चुनाव था, वो उन्होंने जीता। लेकिन 2018 के चुनाव में परिस्थितियां कुछ विपरीत गई। सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, जिसको हम कहते हैं जनता का आक्रोश, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी और उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। कांग्रेस ने खत्री समाज से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सवर्ण चूक गए। कांग्रेस ने भी सवर्णों को, उच्च सवर्णों को, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, इन लोगों को अवसर नहीं दिया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसके बाद आप देखें कि यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस में उस समय जो असंतोष भड़का, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस विभाजित हुई। कांग्रेस छोड़ करके तत्कालीन जो वरिष्ठ नेता थे
ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी टीम टाम फौज फाटे के साथ शामिल हो गए। सरकार गिर गई। कमलनाथ की सरकार मुश्किल से 1 साल 97 दिन ही चल पाई। और उसके बाद फिर जब सरकार बनाने का जोड़ तोड़ से, गठजोड़ से, खरीद फरोख्त से सरकार बनाने का मौका आया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने फिर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। अब समय बदल चुका था। अब भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो हैं आज के अमित शाह, उनके हाथ में था। तो ये निर्णय उनका था। और इस निर्णय से भी मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण तबका है, सवर्ण नेतृत्व है, हिंदुओं, चाहे वो ब्राह्मणों का हो चाहे वो ठाकुरों का हो, वो नाराज हो गया। क्योंकि इस बीच में जब शिवराज सिंह के हटने की जब भी बात हुई, तब राजपूतों की ओर से नरेंद्र सिंह का नाम लिया गया। ब्राह्मणों की ओर से तो लंबी फहरिस्त थी। गोपाल भार्गव थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा थे, एक तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, यानी ब्राह्मणों की लंबी फौज थी। इधर बड़िक समाज से कैलाश विजयवर्गीय लगातार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल रहे, लेकिन इनमें से किसी को भी मौका नहीं दिया गया। और आप देखें कि मुख्यमंत्री पद पर तीसरा विधानसभा चुनाव होने के बाद जो जोड़ तोड़ की सरकार बनी, उसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से शिवराज सिंह चौहान, जो कि खुद ओबीसी समाज से आते हैं, 3 साल 265 दिन तक सत्ता में रहे। और उसके बाद जब चुनाव होता है 2023 में, तो ऐसा लगा कि एंटी इनकम्बेंसी फिर काम करेगी और फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ऐसा कोई फार्मूला लग गया था कि वो मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान भी जीती और छत्तीसगढ़ भी जीती। और जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की फिर से बात आई, तो अप्रत्याशित रूप से तीसरे दर्जे में, तीसरी कतार में बैठने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। डॉक्टर मोहन यादव भी आप देख लीजिए कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो इस हिसाब से 2003 से लेकर के 2023 तक 20 साल पूरे हो गए। मध्य प्रदेश में न तो नेतृत्व किसी ब्राह्मण के हाथ में आया, न किसी ठाकुर के हाथ में आया। ठाकुरों की बात करें तो 2003 में जो अपदस्थ हुए दिग्विजय सिंह, उन्होंने करीबन 10 साल 1 दिन काम किया था मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की सरकार में। उनके बाद कोई राजपूत ना कांग्रेस की तरफ से सत्ता में आया, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में आया। उसके पहले अगर आप और पीछे चले जाएं तो 90 में सुंदरलाल पटवा साहब थे, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जरूर मुख्यमंत्री रहे, वो बड़े समाज से आते हैं। उसके पहले कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री थे वो श्यामा चरण शुक्ला थे, ब्राह्मण थे। उसके पहले मोतीलाल वोरा जी थे, वो भी सवर्ण समाज से आते थे। और उसके पहले चले जाएं तो 1988 की बात है, तो अर्जुन सिंह भी कुछ मेरे ख्याल से 1 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। उसके पहले फिर वोरा जी थे। उसके और पहले आप जाएं तो फिर अर्जुन सिंह 1980 में सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की सरकार के, और पूरे लगभग 5 साल यानी 4 साल 277 दिन वो सत्ता में रहे थे। इसके पहले भी जब आपातकाल के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसमें एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के रूप में कैलाश जोशी को मौका मिला था, लेकिन वो बेचारे कुल 208 दिन ही काम कर पाए थे। उनके बाद वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी आए, वो 2 साल काम कर पाए। और सुंदरलाल पटवा को तो उस दौर में मात्र 28 दिन ही काम करने का मौका मिला। लेकिन इससे पहले जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, तो आप देखेंगे कि या तो राजपूत मुख्यमंत्री बनाए गए या फिर ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाए गए। आप देखें कि 1975 में आपातकाल से ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर श्यामा चरण शुक्ल मौजूद थे। उसके पहले आपातकाल से पहले 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश चंद्र सेठी से पहले भी पंडित श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे। श्यामा चरण जी से पहले आप देखेंगे सत्ता अगर कांग्रेस ने किसी को सौंपी तो वो एक सिंह साहब थे, नरेश चंद्र सिंह साहब, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था।
नरेश चंद्र सिंह साहब से पहले द्वारका प्रसाद मुख्यमंत्री थे, मिश्रा थे, ब्राह्मण थे। मिश्रा जी से पहले भगवंत राव मंडलोई मुख्यमंत्री थे, वो भी उच्च वर्ग से आते थे। उसके पहले कैलाश नाथ काटजू रहे मुख्यमंत्री। उस और काटजू से पहले भी मंडलोई साहब को मौका मिला था। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे। यानी कि कांग्रेस ने ज़्यादातर जो सत्ता के सूत्र हैं वो या तो ठाकुरों को दे के रखे या ब्राह्मणों को दे के रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद इस परंपरा को बदल दिया और लगातार पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री पद पर बैठाती जाती रही है। इस वजह से हो यह रहा है कि मध्य प्रदेश में अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो सत्तारूढ़, चाहे कांग्रेस हो, दोनों के उच्च वर्ग के नेताओं में भयंकर असंतोष है। आप देखें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर, जो किसी जमाने में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए, उन्हें मुख्यमंत्री का बनने का मौका नहीं दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें भी अब मजबूरी में अपने से कनिष्ठ डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में काम करना पड़ रहा है। कई बार के विधायक, 7 से ज़्यादा बार के विधायक गोपाल भार्गव को घर बैठा दिया गया है। तो उसके बाद अरूप मिश्रा का मैंने जिक्र किया, नरोत्तम मिश्रा का मैंने जिक्र किया, इन लोगों को भी मुख्यमंत्री पद से लगातार दूर रखा गया। जबकि ये लोग लगातार प्रयास करते रहे कि भाई इनको भी अब पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत मौका मिल गया है, इन्हें सवर्णों को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई दबाव माना सवर्णों का और न ही उन्हें ये कोई मौका दिया, क्योंकि उनके सामने सीधे सीधे एक ही गणित है कि मध्य प्रदेश में जो आबादी का प्रतिशत है वो पिछड़े वर्ग के लोगों का ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ही ये लगातार मौका दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी सवर्ण को सत्ता में भागीदार बनाएगी। आप देखेंगे यह सत्ता के सूत्र सौंपेगी, भागीदार बनाना थोड़ा अलग शब्द है, सत्ता के सूत्र सौंपेगी। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर जरूर BD शर्मा को बिठाया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, जितने भी ठाकुर नेता हैं, बहुत छटपटाए हुए हैं और वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से लगातार नाराज भी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, अपने ढंग से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप याद कीजिए तो पड़ोस में राजस्थान में इस गणित को दूसरे ढंग से इस्तेमाल किया है। वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो आदिवासी समाज को मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस तरह से सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इस सब के पीछे जो कहानी है, वो जो धारणा अब बन गई है भारतीय जनता पार्टी, जिसे ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, उसमें ये धारणा बन गई है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गुजरात के लोगों के हाथ में आया है, यानी मोदी और शाह के नेतृत्व हाथ में आया है, तब से पिछड़ा वर्ग की चांदी हो गई है और सवर्ण नेताओं की अनदेखी की जा रही है। आप देखिए राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री पद का मौका नहीं मिला। आप देखिए महाराष्ट्र में नितिन गडकरी हैं, वो प्रधानमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार रहे, उन्हें मौका नहीं मिला। और ऐसे एक लंबी लिस्ट है, किस किस का नाम गिनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी लोग उतने ही संख्या में खड़े हैं जितने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सवर्ण खड़े हुए हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो इस असंतोष का नुकसान आने वाले दिनों में भाजपा को होगा या फायदा होगा, इसकी विवेचना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से छिटके हुए जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि अगर वो
अब भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो उन्हें पिछड़ों के नीचे रहना पड़ता है, और अगर कांग्रेस में जाते हैं तो वहाँ भी वही स्थिति है, वहाँ भी कोई सवर्ण नेता उनके पास नहीं है। पहले स्थिति ये रही है कि सत्ता का नेतृत्व, सत्ता के सूत्र भले ही सवर्णों के हाथ में रहे हो, लेकिन उनका जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उनके हितों का संरक्षण सवर्ण नेतृत्व करता रहा है। अब पासा पलट गया है और ये पासा लगातार पलटता हुआ दिखाई देता है। आने वाले दिनों में इस गणित में आए जो परिवर्तन है, जो इसके जो परिणाम सामने आने वाले हैं, उन पर अभी किसी की दृष्टि नहीं है, क्योंकि आम चुनाव भी दूर है और विधानसभा का चुनाव भी दूर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब 2028 में होगा और आम चुनाव 2029 में। तो तब तक मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2003 से पिछड़े वर्ग को आगे रख करके राजनीति मध्य प्रदेश में करती आई है, वैसे ही आने वाले दिनों में भी करती रहेगी। अब आप भी सोचिए कि इस बारे में भविष्य का परिदृश्य क्या होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।